पाठ 15 इटली का एकीकरण 1815 से 1870। 19वीं सदी में इटली प्रायद्वीप का एक राजनीतिक इकाई के रूप में एकीकरण हुआ। देश का अतीत अत्यंत महान तथा प्रतिष्ठित रहा है। ईसा पूर्व 5वीं सदी से लेकर 5वीं ईस्वी तक भाषा, कानून, संस्कृति तथा धर्म के क्षेत्र में इटली ने यूरोपीय सभ्यता में बहुत शानदार योगदान किया है। रोमन लॉ, जो कि अधिकांश यूरोपीय देशों की न्याय प्रणाली का आधार बन गया, तथा ईसाई धर्म दोनों का प्रसार पूरे यूरोप में हो गया, क्योंकि इटली की राजधानी रोम यूरोप का राजनीतिक और धार्मिक केंद्र रहा है। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद इटली कई हिस्सों में बंट गया। 15वीं और 16वीं शताब्दी में राजनीतिक दृष्टि से उतना नहीं जितना संस्कृति की दृष्टि से इटली फिर महत्वपूर्ण हो गया। ये तब हुआ जब इटली के नगरों द्वारा साहित्य और कला के विकास को प्रोत्साहन मिला। ये कला और साहित्य के क्षेत्र में जागृति पैदा करने में सहायक हुआ। इसके अतिरिक्त यद्यपि राजनीति में इसका महत्व कम हो गया, तथापि व्यापार के क्षेत्र में ये देश बहुत अधिक महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि इसके बंदरगाह मेडिटेरियन सागर में अपना विशेष महत्व रखते थे। यद्यपि रोमन साम्राज्य की राजधानी रोम की राजनीतिक विशेषता बहुत कम हो गई थी, तथापि इसका अपना महत्व था, क्योंकि पोप चर्च का अध्यक्ष तथा धर्म सुधार के कारण विघटन हो जाने के बाद कैथोलिक चर्च का अध्यक्ष के रूप में के पूरे अधिकार क्षेत्र की भूमि की राजधानी था। रोम के अलावा इटली के अन्य महत्वपूर्ण नगरों में टस्कैनी प्रदेश की राजधानी, फ्लोरेंस असाधारण कलात्मक क्रियाओं का केंद्र, पीडमोंट के एक भाग का बड़ा बंदरगाह तथा छोटे से गणराज्य वेनेशिया और जेनेवा की राजधानी वेनिस थे। मध्य युग में इटली निवासी अलगाव का दृष्टिकोण रखने वाले हो गए थे और उनकी वफादारी अपने राज्य के नगरों में ही केंद्रित थी। वो इटली के एकीकरण की इच्छा नहीं रखते थे, क्योंकि उनकी धारणा थी कि इस प्रकार उनकी अपनी विशेषता बड़े राज्यों में विलीन हो जाएगी। 16वीं से लेकर 19वीं शताब्दी तक राजनीतिक दृष्टि से इटली इस कदर बटा हुआ था कि फ्रांस, स्पेन, ऑस्ट्रिया आदि देशों की उच्च आकांक्षाओं का एक आसान शिकार बन गया था। इसी कारण इटली के एकीकरण की बहुत समय तक कोई आशा नहीं रह गई थी। 19वीं सदी के आरंभिक काल तक इटली की दिशा ऐसी थी कि ऑस्ट्रिया साम्राज्य का चांसलर मेटरनिक उसे एक भौगोलिक अभिव्यक्ति ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशंस कहा करता था। इटली प्रायद्वीप में राजनीतिक एकता की कमी थी, यद्यपि उनकी परंपराएं तथा उज्जवल अतीत की स्मृतियां शिक्षित वर्ग के लोगों के हृदय में सांस्कृतिक एकता की भावना जागृत करती रहती थी। देश की पूर्वकालिक महत्ता के मुकाबले इस समय की राजनीतिक निर्बलता के कारण देश अत्यंत तुच्छ हो गया था। एक महान राजनीतिक दार्शनिक मैकियावेली 1469 से 1527, जो सुधार युग में फ्लोरेंस में रह चुका था, को इस स्थिति का तीव्र अनुभव हुआ। 1513 में उसने एक किताब द प्रिंस लिखी, जिसमें उसने एक ऐसे शक्तिशाली शासक की आवश्यकता की ओर संकेत किया जो इटली को विदेशी अधिकार से मुक्त करे और देश का एकीकरण करे। इटली के एकीकरण में 3 मुख्य बाधाएं थी। पहली थी कैथोलिक चर्च के अध्यक्ष के रूप में पोप की उपस्थिति, जो केवल इटली में ही नहीं थी, वरन उन सब देशों में थी जहां कैथोलिक पाए जाते थे। पोप बड़ी कैथोलिक सत्ताओं में विरुद्ध हथियार बंद संघर्ष के लिए राजी नहीं था, चाहे वो फ्रांस हो या स्पेन और ऑस्ट्रिया हो। दूसरी बाधा थी प्रायः पोप की 7 विशेष सरकारों में विभाजित होना। उनमें बहुत सी सरकारें प्रत्यक्ष रूप से फ्रांस या स्पेन या ऑस्ट्रिया के 1870 तक का ये वाक्यांश शुद्ध भौगोलिक अर्थ में प्रयोग किया जाता रहा, सम्राटों द्वारा या अप्रत्यक्ष रूप से उनके वंश के सदस्यों द्वारा शासित थीं। तीसरी बाधा थी इटली का पिछड़ापन, क्योंकि उसकी आर्थिक व्यवस्था में कृषि ही मुख्य थी और राजनीतिक दशा बौद्धिक जीवन केवल थोड़े से नगरों में ही सीमित था। इसलिए 16वीं शताब्दी में स्पेन और फ्रांस की तरह इटली में एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार कभी स्थापित नहीं हो सकी। इटली प्रायद्वीप के शासकों को छोड़कर अन्य देशों के शासकों ने मेकावली के संदेश पर ध्यान दिया। नतीजा ये हुआ कि अन्य कमजोर मुल्कों जैसे 18वीं सदी के पोलैंड की तरह इटली बार बार पराजित हुआ तथा कई भागों में विभाजित हुआ। उसके कई भाग यूरोप के बड़े युद्धों के बाद बड़ी शक्तियों की आपसी बातचीत में वस्तु विनिमय के सामान की भांति आपस में बांट लिए गए।
बहुत से देशों के लिए फ्रांस की क्रांति 1789 से 1799 एक नया मोड़ देने में समर्थ हुई। उसमें इटली के राज्य सबसे अधिक सीधे रूप से प्रभावित हुए। विचारों की दृष्टि से फ्रांस की क्रांति वास्तव में जागृति आंदोलन का एक अंश मात्र थी। यह 18वीं सदी के मध्यकाल से पश्चिमी और मध्य यूरोप में विकसित हो रहा था। इटली में लोम्बार्ड और नेपल्स प्रदेशों ने इस आंदोलन में भाग लिया था। इसके द्वारा इन प्रदेशों में ऐसे सुधार हुए जिन्हें जनता ने तो नहीं मांगा था, बल्कि बुद्धिमान शासकों द्वारा उन पर थोप दिए गए थे। सुधार के लिए फ्रांस की क्रांति ने बुनियादी तौर पर लोगों को एक नए मार्ग का परिचय दिया था। ये सुधार शासकों की इच्छा पर आधारित न होकर प्रत्येक मानव को प्राप्त अधिकारों पर आधारित हों। ये अधिकार मानव के मूल अधिकार थे और शासकों को उनका सम्मान करना चाहिए। फ्रांस की क्रांति ने राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, अर्थात ये कि जनता के उन सब समुदायों को जो कुछ समान गुण और तत्व वाले हों तथा किसी स्पष्ट निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र में बसते हों, एक राष्ट्र के रूप में एकताबद्ध और स्वतंत्र होने का अधिकार है। इसी विश्वास का प्रतिपादन क्रांति के द्वारा किया गया। पहले सिद्धांत का स्वागत समस्त जनता ने किया, विशेषकर उन लोगों ने जो निरंकुश तानाशाही सरकार के अधीन बसते थे। दूसरा सिद्धांत उन लोगों को बहुत पसंद आया जो पहले एक बार एकताबद्ध थे और अब राजनीतिक दृष्टि से विशृंखल हो गए थे या पराजित कर दिए गए थे, जैसे जर्मनी, पोलैंड और इटली के निवासी। 18वीं सदी में किसी भी जागृत और बुद्धिमान शासक ने एकताबद्ध इटली के बारे में कभी सोचा भी नहीं था, किंतु अब इस क्षेत्र के बहुत से शिक्षितों तथा मध्यम वर्गों को बुद्धिजीवियों के लिए एक आदर्श बन गया था। फ्रांस की क्रांति का प्रभाव अधिक प्रत्यक्ष रूप से इटली की गई प्रशासनिक इकाइयों पर एक दूसरे तरीके से पड़ा। सम्राट लुई 16वीं की फांसी के बाद 1793 में गणतंत्री फ्रांस की स्थापना हुई। इसने उन देशों के विरुद्ध जो गणतंत्र को कानूनी मान्यता नहीं देते थे, युद्धों की घोषणा कर दी। नतीजा ये हुआ कि एक लंबा युद्ध छिड़ गया। ये युद्ध दो आदर्शों के बीच था, पारंपरिक राजतंत्र तथा रूढ़िवादिता के विरुद्ध क्रांतिकारी आदर्शों वाली राष्ट्रीयता तथा उदारवादिता का युद्ध। युद्ध के कुछ समय तक रुक जाने पर 1797 में सैनिक सत्ता नेता नेपोलियन, जो फ्रांस में अचानक ही प्रसिद्ध हो गया था, ने ऑस्ट्रिया के सम्राट के साथ एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, जिसके आधार पर वेनेशिया ऑस्ट्रिया को मिल गया तथा बाकी उत्तरी इटली को फ्रांस ने ले लिया। 1799 में नेपोलियन ने इटली के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्गठन किया। उसने नेपल्स के राज्य इटली के एक अन्य बड़े नेपोलियन राज्य की स्थापना की। पहले के अंतर्गत नेपल्स और सिसिली थी तथा दूसरे के अंतर्गत पोप के अधिकार क्षेत्र और पीडमोंट के राज्य को छोड़कर शेष इटली था। 1806 में ऑस्ट्रिया को पराजित करके फ्रांस ने ऑस्ट्रिया से वेनिस ले लिया। नेपोलियन इटली से जो चाहता था वो उसे मिल गया, भारी करों के रूप में राजस्व तथा अपनी सेना के लिए सैनिक। इसके बदले उसने सामंतशाही और मध्यकालीन कानूनी पद्धतियां तथा क्षेत्रीय विविधताएं हटा दी। सेना में सब जाति वाले नवयुवकों की भर्ती की जाने लगी। इस प्रकार जो जातिगत अवरोध थे वो अपने आप टूट गए। पुरानी कानूनी पद्धति हटाकर उसने कानून और प्रशासन की एक ऐसी प्रणाली लागू कर दी जो सबके लिए समान, सरल और आधुनिक थी। व्यापार संबंधी कर अवरोधों और आंतरिक वसूली, ट्रैफिक, टैरिफ बैरियर्स एंड इंटरनल टोल्स को खत्म करके उसने व्यापार को प्रोत्साहन दिया। इटली के लोगों को नेपोलियन की विजय देश के अपमान का कारण उतनी नहीं बनी जितनी ऑस्ट्रिया और जर्मनी के निवासियों के लिए बनी थी, क्योंकि इसके पहले बहुत से विदेशी विजेताओं द्वारा वो कई बार पराजित हो चुके थे। इसलिए वो भूल गए थे कि राष्ट्रीय अपमान क्या होता है। एक तरह से इटली के मध्यम वर्गीय लोगों ने उसकी विजय का स्वागत ही किया, क्योंकि नेपोलियन साम्राज्य के उत्तम प्रशासन के अधीन रहकर उन्होंने जितनी अधिक प्रगति की थी उतने इससे पहले कभी नहीं की थी। 1814 में नेपोलियन के पराजित होने के बाद एक शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए उसके अधिकार क्षेत्रों को आपस में विजयी शक्तियों ने बांट दिया। वियना कांग्रेस के होने के पहले ही ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया ने आपस में एक गुप्त समझौता कर लिया था, जिसमें यह तय हुआ था कि ऑस्ट्रिया को इटली के प्रदेश लोम्बार्डो और वेनेशिया मिलेंगे। टस्केनी ऑस्ट्रिया के एक राजकुमार को दिया गया। नेपल्स और सिसिली ऑस्ट्रिया के निकट संबंधी स्पेन के बोरबॉन परिवार के एक सदस्य को दे दिए गए। परमा ऑस्ट्रिया की राजकुमारी तथा नेपोलियन की पत्नी मैरी लुइसे तथा मॉडेना ऑस्ट्रिया के एक सामंत को दे दिए गए। इटली के शासन में केवल पिडमोंट ही रह गया। इसका शासक भी सार्डिनिया द्वीप का सम्राट था।
1815 में उसे सेवाएं प्रदेश दे दिया। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिच ऑस्ट्रिया की स्थिति को इटली में और अधिक मजबूत बनाने के लिए जर्मनी के समान इटली में राज्यों का एक सम्मिलित संगठन इटली में और अधिक मजबूत बनाना चाहता था। इटली और दक्षिणी जर्मनी के शासकों को सदस्य के रूप में लेकर पिडमोंट का शासक विक्टर इमैनुअल का एक ऑस्ट्रिया विरोधी राज्य संघ स्थापित करना चाहता था। इस योजना को भी पोप तथा नेपल्स और सिसिली, जो दो सिसिली भी कहलाते थे, के शासकों ने घोर विरोध किया। एक सरल योजना सामने रखकर मेटरनिच को आंशिक सफलता मिली। उसने आदेश दिया कि इटली के विभिन्न राज्यों के बीच होने वाला समस्त पत्राचार ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना होकर भेजा जाए, जहां पर गुप्त रूप से पूर्णतः तौर पर उसका सेंसर किया जाता था। वियना की कांग्रेस द्वारा इटली प्रायद्वीप की ऐसी दशा हो गई, इटली पर ऑस्ट्रिया का पूरा अधिकार हो गया। ऑस्ट्रिया के लोगों ने इटली वासियों में प्रांतीयता के भावों को अधिक बढ़ाने के प्रभाव और प्रत्येक संभव प्रयत्न किए। इस प्रकार इटली के एकीकरण का कार्य सरल नहीं रह गया। यूरोप के बहुत से देशों पर, विशेषकर जर्मनी और इटली पर नेपोलियन का अधिक समय तक आधिपत्य एक छिपा हुआ वरदान ही साबित हुआ। प्रांतीयता के भाव को अलग करके इन दोनों भौगोलिक क्षेत्रों के निवासियों में राजनीतिक दृष्टि से राष्ट्रीयता की एक उज्जवल किरण दिखाई देने लगी। इसके पूरा होने में समय अवश्य लगा और 1871 तक दोनों क्षेत्रों के निवासी पूर्णतः एकता के सूत्र में बंध गए। इटली में नेपोलियन के युद्धों को समाप्त होने पर 1815 के बाद बहुत से अलग हुए सैनिकों ने डाका और लूटमार का पेशा अपना लिया। कुछ ने गुप्त संस्थाएं भी कायम कर ली, जिनमें बहुत से मध्यम वर्ग के लोग भी सम्मिलित हो गए। इन संस्थाओं की श्रृंखला में कार्बोनारो का बहुवचन, जो इटली की भाषा में चारकोल जलाने वाले के अर्थ में प्रयोग किया जाता था, नामक संस्था सबसे प्रमुख थी। इसके सदस्य ने इटली के ऊपर ऑस्ट्रिया वालों का नियंत्रण हटाने तथा इटली के राज्यों में एक उदारवादी संविधान लागू करने का संकल्प किया। 1819 में स्पेन अनुदारवादियों ने के द्वारा 1812 के उदारवादी संविधान को स्वीकार करा लेने के लिए वहां के उदारवादियों ने विद्रोह किया। इस आदर्श उदारवादी संविधान की यूरोपीय देशों के सभी उदारवादियों ने प्रशंसा की थी। इटली की कार्बोनारी संस्था के सदस्य इस क्रांति से उत्साहित हुए थे तथा 1820 में नेपल्स में भी एक ऐसा ही विद्रोह करने की कोशिश की। उसके बाद शीघ्र ही पिडमोंट में दूसरे करने विद्रोह का विस्फोट हुआ, जिसमें विद्रोहियों ने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया तथा 1812 के संविधान को लागू करने की मांग की। यद्यपि क्रांतिकारियों ने ऐसा नहीं चाहा था, तथापि पिडमोंट सार्डिनिया के सम्राट विक्टर इमैनुअल ने राज्य गद्दी छोड़ देने का फैसला किया और अपने भाई चार्ल्स फिलिप्स को गद्दी पर बिठा दिया। चार्ल्स ने ऑस्ट्रिया की सेना की मदद ली तथा विद्रोह को कुचल दिया। 1820 से 31 तक इटली शांत रहा। बहुत से विद्रोही, जिनमें कार्बोनारो के बहुत से सक्रिय सदस्य भी शामिल थे, फ्रांस भाग गए। वहां से उन्होंने फ्रांस, सोन और इटली में एक साथ विद्रोह स्फोट की योजना बनाई। 1830 की जुलाई में एक क्रांति का विस्फोट हुआ, जिसे जुलाई की क्रांति कहा जाता है। इस क्रांति ने बोरबोन सम्राट चार्ल्स 10वें को हटा दिया। फ्रांस में अर्लेन्स के ड्यूक लुई फिलिपी, जो बारबोन की युवा शाखा का एक सदस्य था, उसे संसद ने ईश्वर की कृपा से तथा राष्ट्र की इच्छा से फ्रांस का सम्राट घोषित किया। इसके द्वारा यूरोप के बहुत से देशों में इसी तरह की लोकप्रिय विद्रोहों की श्रृंखला चल पड़ी। 1831 में ऐसे कई विद्रोह हुए जिनमें मॉडेना, परमा और पोप के अधिकार में राज्य प्रभावित हुए, किंतु ऑस्ट्रिया की सेनाओं की मदद से सफलता के साथ कुचल दिए गए। तब भी ये विद्रोह 1831 में पिडमोंट सार्डिनिया के शासक चार्ल्स फिलिप्स को हटाकर उसके भतीजे चार्ल्स अल्बर्ट को शासक बनाने में सफल हुए। अल्बर्ट अपनी युवावस्था में कार्बोनारो संस्था का एक सदस्य था तथा इसलिए इटली के एकीकरण के आदर्श से पूरी तरह सहानुभूति रखता था। 1831 में एक नई संस्था की स्थापना हुई, जिसने कार्बोनारो के स्थान पर महत्व को प्राप्त किया। इस संस्था को युवा इटली कहा जाता था। इसे पिडमोंट के एक नागरिक मैजिनी 1805 से 1872 ने स्थापित किया। मैजिनी ने अपने सम्राट चार्ल्स अल्बर्ट से अपील की कि वह ऑस्ट्रिया के विरुद्ध इटली के निवासियों द्वारा चलाए गए राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व ग्रहण करे, लेकिन इसे ना मानकर उल्टे ही उसने ये आदेश जारी किया कि अगर मैजिनी पिडमोंट में प्रवेश करे तो उसे कैद कर लिया जाए।
इसलिए मैजीनी ने पिडमोंट के राजतंत्र के अधीन न होकर इटली एक एकताबद्ध गणतंत्र हो, इसके लिए अभियान शुरू करने का निश्चय किया। उसने इसके लिए इटली भर में बहुत से युवकों का समर्थन प्राप्त किया। उनमें बहुत से सैनिक भी थे। उसने एक अखबार युवा इटली का भी प्रकाशन आरंभ कर दिया। विभिन्न राज्यों के शासक बहुत भयभीत हो गए तथा किसी भी अफवाह पर विश्वास करने लगे, यहाँ तक कि इस अफवाह पर भी कि युवा इटली के समर्थक जनता को विष दे देंगे तथा उनकी हत्या कर देंगे। इस भय की भावना को मेटरनिक ने लोगों के हृदय में प्रज्वलित किया, क्योंकि ये ऑस्ट्रिया के हित में था कि शासकगण अपनी प्रजा का अविश्वास करे। चूंकि शासकों के विरोध के कारण आंदोलन की राजनीतिक कार्यवाहियां कठिनाई से हो पा रही थी, इसलिए ये राष्ट्रीय आंदोलन जो पूरे इटली में जोर पकड़ रहा था, एक दूसरे नाम से इल रिसोर्जमेंटो अथवा पुनरावृत्ति या पुनर्जीवन पुकारा जाने लगा। ये दूसरे ढंग से अपने विचारों और सिद्धांतों को साहित्य के द्वारा व्यक्त करने लगा। लोगों में राष्ट्रीय उत्साह जगाने के संबंध में प्रत्यक्ष रूप से लिखने में यह डर था कि सरकार उस पर रोक लगा देगी। इसलिए लेखकों ने, जिनमें अलेसांड्रो मैजोनो 1785 से 1873 और लियोपार्डो 1798 से 1837 दो प्रमुख लेखक थे, अप्रत्यक्ष रूप से इटली निवासियों के हृदय में राष्ट्रीयता के भाव उद्दीप्त करने के लिए ऐसे उपन्यास और नाटकों की रचना शुरू की, जिनमें अतीत में इटली निवासियों द्वारा किए गए बहादुरी के कारनामे वर्णित थे। ये पुस्तकें उन उच्च वर्गीय तथा मध्य वर्गीय शिक्षित और शिष्ट लोगों द्वारा पढ़ी जाती थी जो अभी तक मैजीनी की क्रांति से सहमत नहीं थे, किंतु जनता का एक बड़ा भाग, कृषक वर्ग, युवा इटली आंदोलन तथा साहित्यिक पुनर्जागरण दोनों से अछूता ही छोड़ दिया गया था। इस तरह चाहे इटली के एकीकरण में पूरा इटली देश रुचि न रखता हो, तथापि उत्तरी और मध्य इटली के व्यापारी और मध्य वर्ग के औद्योगिक लोग इसमें पूरी रुचि रखते थे। उन्होंने नेपोलियन द्वारा किए गए बड़ी प्रशासकीय इकाइयों में इटली के एकीकरण के कार्य से तथा 1830 में स्थापित जर्मन नेपोलियन द्वारा किए गए बड़ी प्रशासकीय इकाइयों में इटली के एकीकरण के कार्य से तथा 1830 में स्थापित जर्मन कस्टम संघ जोल वेरिन दोनों से ये सबक हासिल किया था कि व्यापार और औद्योगिक विकास एक बड़े राज्य में ही संभव हो सकते थे। साथ ही बड़े पैमाने पर रेलों का निर्माण छोटे राज्यों में नहीं हो सकता है, क्योंकि उनके पास आवश्यक साधन उपलब्ध नहीं थे। चार्ल्स अल्बर्ट उत्तरी और मध्य इटली के राज्यों में परस्पर आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए तैयार था, किंतु राजनीतिक दृष्टि से उनकी सरकारी नीति उतनी रूढ़िवादी थी जितनी मेटरनिक चाहता था। जिस तरह साहित्यिक लेखन राजनीतिक संदेशों तथा खबरों को देने के लिए एक आड़ बन गए थे, उसी प्रकार कृषि संस्था में सदस्यों की आर्थिक संगठनों की मीटिंगों में आर्थिक प्रश्नों पर बहस के साथ साथ इटली के राजनीतिक एकीकरण की समस्या को भी प्रकाश में लाने का अवसर मिल जाता था। राजनीतिक बहसों के द्वारा बहुत से राजनीतिक कार्यक्रम बनाए जा रहे थे, जैसे युद्ध द्वारा ऑस्ट्रिया से छुटकारा पाने का, पोप का किसी भी क्षेत्र पर शासन करने के अधिकार को खत्म करने का और पूरे देश में आंदोलन के द्वारा एक गणतंत्र के रूप में इटली का एकीकरण करना। मैजीनी का विरोध करने वाले कुछ ऐसे बुद्धिजीवी लोग थे जो अपने को मॉडरेट या रिफॉर्मर कहते थे तथा राष्ट्रीय एकता के पक्ष में थे, किंतु राष्ट्रीय आंदोलन के विरुद्ध थे। वो चाहते थे कि इटली में शासक और प्रजा के सहयोग से आर्थिक व्यवस्था में आधुनिकीकरण किया जाए तथा एक सम्मिलित राज्य संघ की स्थापना हो। एक अन्य मॉडरेट सेसारो बाल्बो 1789 से 1853 ने द होप ऑफ इटली यानी इटली की आशाएं शीर्षक से एक पुस्तक लिखी, जिसमें उसने पिडमोंट सार्डिनिया के सम्राट के नेतृत्व का पक्ष लिया। ऑस्ट्रिया से किस प्रकार मुक्ति मिले, इस प्रश्न को वो बचा गया तथा ये सुझाव दिया कि ऑस्ट्रिया लोम्बार्डी और वेनेशिया पर अपना अधिकार हटा ले और इसके बदले तुर्की साम्राज्य के क्षेत्रों के अधिकार की मांग करे। दूसरे मॉडरेट डी अजेगेलियो 1798 से 1860 ने इस सिद्धांत का समर्थन किया कि इटली को ऑस्ट्रिया के नियंत्रण से मुक्त होकर अवश्य स्वतंत्र होना चाहिए। उसका विचार था कि ये पिडमोंट सार्डिनिया के शासक सम्राट चार्ल्स अल्बर्ट के नेतृत्व में युद्ध के द्वारा ही हो सकेगा। वो 1845 में सम्राट से मिला और उससे ये आश्वासन प्राप्त किया कि अगर ऐसा मौका आया तो इटली के हित के लिए मेरा जीवन, मेरे साधन, मेरा धन, मेरी सेनाएं सब समर्पित होंगी। एक पुजारी विनकेंजो गियबेटो 1801 से 1852 ने 1853 में एक पर्चा प्रकाशित किया जिसका शीर्षक था द सिविल एंड मॉरल प्राइमरी ऑफ इटालियंस। इटली
निवासियों के लिए नागरिक तथा नैतिक प्राथमिकता, जिसमें उसने सुझाव पर जोर दिया कि पोप की अध्यक्षता में एक राज्य संघ बनाया जाए। उसने ये भी माना कि पोप अपने अधिकार क्षेत्रों पर शासन करते रहें तथा लोम्बार्डी और वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का अधिकार बना रहे। 1846 में पोप ग्रेगरी का देहांत हो गया तथा रोमन कैथोलिक चर्च के एक मुख्य पादरी उनके स्थान पर आए, जिनकी पदवी थी पोप पायस नवम। 1846 से 1878 वो मुख्य पादरी के रूप में खुले तौर पर नरम दल वालों के प्रति सहानुभूति रखता था तथा गियोवेटी और डी अजेनिगेओ को उसने पढ़ा था। उसने अपना शासन आरंभ करते ही अपने क्षेत्र के सब राजनीतिक कैदियों को क्षमादान करा दिया तथा प्रशासन और शिक्षा के क्षेत्रों में सुधार किए। अपने अधिकार क्षेत्रों में रेलों का प्रसार करने की योजना बनाई। इन सब कामों से वो बहुत लोकप्रिय हो गया, जैसे कि अब तक कोई भी पोप नहीं हुआ था। इटली के अन्य शासकों ने भी उसके द्वारा किए सुधारों का अनुकरण किया। 1848 से 49 का समय यूरोप के बहुत से देशों के लिए एक तूफानी काल था। वहां 2 बरस तक आर्थिक व्यवस्था में मंदी तथा अवनति रही और इसी कारण कीमतें बढ़ गई। चारों ओर बेरोजगारी और विपत्ति फैल गई। इससे विभिन्न देशों में जनता की राजनीतिक शिकायतें भी बढ़ गई। इंग्लैंड में चार्टिस्ट की सीमित अपील से लेकर पार्लियामेंट के प्रजातंत्रीकरण की मांग हुई। अधिक उदारवादी सरकार बनाने तथा देश के आर्थिक साधनों को व्यवस्थित रूप से वितरण करने की मांग फ्रांस में हुई। इटली में देश की स्वतंत्रता और उदार सुधारों की मांग की गई तथा जर्मनी में राजनीतिक एकीकरण की मांग की गई। पिछले 2 वर्षों में जो सुधार इटली में हुए थे, उनसे राष्ट्रवादियों में आशा की भावना तथा रूढ़िवादियों में भय की भावना जागृत हो गई थी। क्रांतिकारी कार्यकलाप बढ़ गए तथा ऑस्ट्रिया के विरुद्ध लोगों की अरुचि बढ़ गई। नेपल्स से मुक्त होने के लिए सिसिली में सक्रिय आंदोलन आरंभ हो गया। नेपल्स के सम्राट फर्डिनेंड द्वितीय ने नेपल्स को एक उदार संविधान देने की शीघ्र ही घोषणा कर दी। टस्कोची और पिडमोंट के शासकों ने भी इसका अनुकरण किया। इन राज्यों में मध्यम वर्ग के मॉडरेटों के हाथ में सत्ता आ गई। 1848 के मार्च में लोम्बार्डी की राजधानी मिलान में एक विद्रोह उठ खड़ा हुआ, जिसने ऑस्ट्रिया की सेना को नगर छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया। वेनिस में स्वतंत्र गणराज्य कायम हो गया। इसी समय ऑस्ट्रिया साम्राज्य को बोहीनोवा और हंगरी में विद्रोह का सामना करना पड़ा और ऐसा मालूम पड़ने लगा कि साम्राज्य शीघ्र ही विच्छिन्न हो जाएगा। ये देखकर पिडमोंट के चार्ल्स एल्बर्ट ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध छेड़ने की साहसपूर्ण नीति अपनाने का फैसला किया। उसे विश्वास था कि पोप के अधिकार क्षेत्र के राष्ट्रवादियों और नेपल्स तथा सिसिली से उसे सहायता मिलेगी। उसकी सेनाएं लोम्बार्डी और वेनेशिया में घुस गई। पार्ट 15 इटली का एकीकरण का शेष भाग सुनने के लिए कृपया अगली फाइल को सुनें।